आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर्स में मई 2020 के अंदर हम लोगों ने पॉलिटी कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, सिक्योरिटी कर लिया। आज मैं आप लोगों को सोशल इश्यूज़ के 3 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ सोशल इश्यूज़ 6.1 कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ। देखिए, जब हम सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, देखो विजन की मंथली मैगज़ीन में सोशल इश्यूज़ हो गया, एथिक्स हो गया, कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक को हम थोड़ा साइड रख देते हैं, इवन सिक्योरिटी वगैरह उसमें आ जाता है। इन टॉपिक्स में बहुत कुछ आता है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें जो पॉइंट्स होते हैं ना, वही उठाएंगे सिर्फ यहाँ से। बाकी सब चीज़ें हम एक सिंपल रीड करेंगे, या तो मैं लाइन को रीड करके छोड़ दूँ, क्योंकि इसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज होती है, आपको पता ही होता है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। और आपको वो सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आई थिंक जो भी आप लोग हो, आपको प्रिपरेशन में थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपल लाइनों के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम वो चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोविड-19 और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आप सबको पता है कोविड-19 वो डिजीज़ का नाम है जो कि SARS-CoV-2 वायरस के कारण होती है। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को मैंने कई बार बताया था, पहले भी, पिछले मंथ भी और इस बार भी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मेंटल डिस्ट्रेस, माइंड के लेवल पर डिस्ट्रेस यानी कि तनाव, ठीक है। और वो बहुत सारा रिकॉर्ड किया गया अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है ना लोगों की, वो डिग्रेड हुई है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी, अब इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है। सर्वे कंडक्टेड बाय इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी, तो इसको नोट डाउन कर लो। विद इन अ वीक ऑफ द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ जो केसेस थे ना मेंटल इलनेस के, उनकी रिपोर्ट जो थी वो 20% राइज कर गई थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है। फर्दर इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन द वीक्स एंड मंथ्स अहेड, आने वाले सप्ताह में, महीनों के अंदर, फ्यूचर के अंदर, यही जो मेंटल इलनेस का जो स्केल था ये और अपराइज करेगा, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस जो है हमारे इंक्रीज होंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन है, आपको कोई टॉपिक आता है मेंटल हेल्थ का तो उसमें आप डेफिनेशन जरूर लिख सकते हो। स्पेशली अब मेंटल वेलबींग की डेफिनेशन है, ध्यान रहिए। WHO ने कैसे डिफाइन किया मेंटल वेलबींग क्या होता है? एक सिचुएशन इन विच पीपल कोप वेल विद मैनी स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन में बहुत तरह के तनाव होते हैं, आप उससे कोप अप कर पा रहे हो, आप उससे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एब्जॉर्ब करके उसके साथ डट के जी पा रहे हो। एंड यू कैन रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल, कैन फंक्शन प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटिवली एंड आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, यानी कि आप बहुत ही ढंग से वेल बैलेंस्ड होकर भी आप प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली अपने काम को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी रहे हो, प्लस में आप कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर आपकी सर्विस भी चालू है उसमें। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो WHO ने किया था, मेंटल इलनेस जो होती है वो 15% कंट्रीब्यूट कर, मतलब जो मेंटल इलनेस का जो सेक्शन होता है ऑलमोस्ट 15% होता है टोटल डिजीज़ कंडीशंस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो होती है। अब ये एक अच्छा डेटा है आपका WHO का, इवन ऊपर वाली डेफिनेशन बड़ी अच्छी थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आपको थोड़ा सी बताता हूँ, सिर्फ यहाँ तक लिखना, लास्ट की लाइन को मत लिखना, मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। एक रिपोर्ट कंडक्ट की गई थी ICMR के द्वारा। ICMR हमारा है, इंडियन है, ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए सबसे मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। कि 1 आउट ऑफ एवरी 7 इंडिविजुअल्स, यानी कि 1 आउट ऑफ एवरी 7 इंडिविजुअल्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंसर्न दैट रेंज फ्रॉम डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और WHO ने लेबल किया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री है। ये जो सेंटेंस है ना, इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अपने देश के प्रति एक इमोशनल कनेक्ट है, नहीं। ये जब WHO ने जब ऐसा लेबल किया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको वो क्रिटिसाइज़ भी किया था, क्योंकि 35% से ऊपर तो यूरोपियन जो पॉपुलेशन है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़िंदा है। आपको पता है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो ज़िंदा है, दे वो डाई बिकॉज उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस और डिस्ट्रेस होता है। तो WHO ने किस तरीके से लेवल किया? WHO ने पता है इसको क्यों लेवल किया था? उन्होंने कहा था कि इंडिया में पॉवर्टी और हंगर ज़्यादा है, तो पॉवर्टी और हंगर में बहुत डिफरेंस होता है डिप्रेशन के अंदर। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा भी, सुशांत सिंह राजपूत वाला, ठीक है। ही वॉज डिप्रेस्ड क्योंकि ही कुडंट मेक प्रॉपर एंड वेल डिसीजंस ऑफ हिज लाइफ। दैट डजंट मीन कि ही इज़ पुअर एंड ही इज़ हंगरी ऑल्सो, तो वो डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेशन के सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। WHO ने जो ये कंसिडर करके बताया, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत लोगों ने बोला था कि किस तरह का डेटा दे दिया आपने। मानते इंडिया इतनी फंडिंग नहीं देता था आपको, ये मतलब थोड़ी आप इंडिया को मोस्ट डिप्रेस कंट्री टैग कर दोगे। सो ध्यान देना, यहाँ पर हम इमोशन को टैग नहीं कर रहे हैं, लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, इसको कहीं टैग, इसको कहीं लिखना भी मत, ठीक है। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स बाकी अच्छे थे, ICMR का डेटा अच्छा है, और ये 15% वाला डेटा, और ये डेफिनेशन। तो कोविड-19 जो है वो कैसे प्रेजेंट मेंटल इलनेस की जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा रहा है। एग्जैसरबेट का मतलब होता है कि और ख़राब कर रहा है।
एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 150 मिलियन पीपल के आसपास की, जिसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है कि उसमें मेंटल इलनेस फ्यूचर में इंक्रीज़ करेगी। अब 150 मिलियन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो कौन लोग हो सकते हैं? देखो, डिजीज़ से फाइट करने के लिए सबसे आगे कौन लोग होते हैं? पुलिस वाले फाइट कर रहे हैं, हॉस्पिटल वर्कर्स फाइट कर रहे हैं, डिलीवरी वाले जो होते हैं ये लोग फाइट कर रहे हैं, बायोमेडिकल रिसर्चर्स ये लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं, सर्वाइवर्स भी हैं, ठीक है, बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं, विमेन, एल्डरली पीपल, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पहले से भी थे। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, जैसे हमारे कितने सारे माइग्रेंट लेबर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, तो इन सबको खतरा है। इतना वॉक कर रहे हैं, पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने को नहीं है, रास्ते में कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, पानी नहीं पी पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है ना पॉपुलेशन में, इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, तो हम उन कारण को जरूर देखें। अभी कारण आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ द ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रेस दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। उन कारण में आप ये देखोगे, क्या लिखोगे? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लिखोगे, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, रोल ऑफ मीडिया, लिमिटेड एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर सर्विस, शॉर्टेज ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, सबको लिख के इनकी एक एक लाइन इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं सबके बारे में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो पॉलिसीज़ ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, क्वारंटीन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, कैंसिलेशन ऑफ स्कूल, लार्ज गैदरिंग्स, इन सब के कारण एक डर फैल गया है। जब आप ये बोले तो कि इतने टाइम तक बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का करियर है वो स्टेक पे है। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के अंदर उनके इंटरव्यूज़ डिले हो गए हैं, ठीक है, लोगों की जॉब नहीं लग पा रही, एंट्रेंस एग्ज़ाम डिले हो गए हैं, ठीक है, सबके करियर की अपनी टेंशन हो रही है। लोगों को ये चिंता हो रही है कि यार हमारी जॉब चली गई है। एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गई, पता नहीं, जैसे पायलट्स वगैरह के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आई है कि पायलट्स को क्या क्या होल्ड पे रख दिया है कि आपके इतने महीने बाद हम आपको जॉब देंगे। अब वो कन्फ्यूज़न में है, इतने में सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता इतने महीने के उन्होंने होल्ड दे दी, उसके बाद में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सब के कारण गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, पैनिक भी करने लगते हैं। फिर इन सब के साथ साथ भी लोगों को ये डर है कि मान लो स्कूल आपने ओपन कर दिया, मान लो आपने कॉलेज जो ओपन कर दी, देन दे आर अफ्रेड ऑफ इन्फेक्शन। पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं अपने बच्चों को भेजने में। उनको डर है कि यार हमारे बच्चा स्कूल में जाएगा और इन्फेक्शन हो गया तो, और स्कूल के अंदर बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो कितना हंगामा क्रिएट होगा, आप सोचो, ठीक है ना। इसके कारण फिर बच्चों डेथ भी हो सकती है, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैगी, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर को लूज़ करना एनीवे। तो ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण भी हमारी सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन का कॉज होता है। अब ये मेंटल इलनेस हो सकती है इसके कारण। तो हम क्या फैक्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटल इलनेस के सारे फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिजनेस साइकिल बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, प्रोडक्शन हाउसेज बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम था वो नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, एवरीथिंग इज़ बंद। ऑनलाइन सर्विसेज जो अपने घर से काम कर सकते थे वही चल रहे थे, या फिर असेंशियल सर्विसेज चल रही थी। अब इवन जो असेंशियल सर्विसेज हमारी चल रही थी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जो पीपल वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इन्फेक्शन का बहुत डर है कि नहीं, उनको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं, उनकी खुद की बहुत टेंशन है कि यार पैसा भी कमाना ज़रूरी है और देश को चलाना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने तो एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया है, लेकिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा डर था उन लोगों को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेबर्स वगैरह के कारण उनका जॉब छूट जाना, ठीक है, उन लोगों के पैसा ना मिलना। अब उनके पास कोई डेली सर्विस ऐसा होता नहीं कि भाई गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही है, वो तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं अपना। सोशल फैक्टर्स भी थे कुछ हमारे, ठीक है। सोशल फैक्टर की बात करते हैं, स्टिग्मा, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, विमेन, एल्डरली और पीपल। स्टिग्मा के मामले में बेसिकली क्या होता है? एक स्टिग्मा, एक डर, ठीक है ना, एक एंटिसिपेशन कर लेते हैं वो लोग फ्यूचर के बारे में कि यार ऐसा होगा तो, या ये तो ऐसा ही होता है तो, एक मान्यता कह सकते हो आप इस चीज़ को। वो है हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट, ठीक है, वो लोग जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, एल्डरली हैं और जो जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ कंडीशंस है। स्टिग्मा ये है कि यार ये हेल्थ वर्कर जो है ना, ये पीपी पहन कर तो घूम तो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर हम इनके आसपास जाएंगे तो ये हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उनके प्रति थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखा रही सोसाइटी, ठीक है। अब हेल्थ वर्कर्स को इस बारे में बहुत डिप्रेशन होती है कि यार हम लोग तो हेल्प कर रहे हैं, हमसे क्यों लोग इतना घबराए हुए हैं। फिर वो लोग जो जिनका टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है, जो क्वारंटीन हो जाते हैं घर के आसपास, तो आसपास की सोसाइटी उनको बहुत डाउटफुल नज़रों से देखने लग जाती है। कि एल्डरली, बड़े बूढ़े लोगों के बारे में बड़ा डर है, यार इनको इन्फेक्शन बड़ा जल्दी फैलेगा, इनके कारण घरों में ना फैल जाए हमारे, ठीक है। फिर ऑलरेडी किसी को किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को टीबी हो रहा था, किसी को निमोनिया हो रहा था, किसी को शुगर, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा है, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद जितनी भी डेथ्स हो रही है ना, डेथ्स के अंदर मोस्टली जो कॉज आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन लोगों को कोई प्री हेल्थ कंडीशन थी ऑलरेडी, उस कंडीशन के कारण इनका कोविड ने क्या कर दिया कि इनकी इम्यूनिटी को और वीक कर दिया और ये सर्वाइव नहीं कर पाए। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स की जब बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के केस में। छोटे बच्चों को सोशल डिस्टेंस में कंट्रोल करके रखना, आइसोलेट करके रखना। बच्चे जिद करते हैं घर से बाहर जाना है, ये खाना है, वो खाना है, कपड़े पहनना है। फिर लोग बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने में थोड़ा कतरा रहे हैं, पता नहीं हॉस्पिटल तक जाएंगे, कितना इन्फेक्शन रास्ते में लग ना जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं।
विमेन की अगर बात करते हैं तो एक सर्वे किया गया था यूएन के द्वारा, 66% इंडियन वुमेन को रिपोर्ट किया गया था कि वो स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ के जैसे कि केयर गिविंग, घर पे बच्चों को केयर करना, स्कूल होम स्कूलिंग, टेकिंग केयर ऑफ द ओल्डर रिलेटिव्स एटसेट्रा, विद इंक्रीज केसेस ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स देम। तो विमेन के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका दूसरा टॉपिक बनता है, ऐसे बनता है कोई जीएस का ही बनता है सोशल का, उसमें आप ये लिख सकते हो सर्वे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि भैया 66% वुमेन जो है ना घर का काम करती हैं, बच्चों की रखरखाव करती हैं, अपने हस्बैंड का काम करती हैं, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स की टेक केयर करती हैं, खाना वो बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, प्लस में उनके ऊपर वॉयलेंस भी होता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, हर तरह का प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो इस सब के कारण 66% वुमेन ऐसी हैं जो स्ट्रेस्ड हैं। Elderly and people with pre-existing health conditions, they are currently extremely worried about being infected with the virus and not having access to the appropriate care. After a certain age limit, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए थे कि जो एजड पीपल थे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी उस एज में आके वीक हो जाता है, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। देर आर वेरी लेस पीपल जो इन्फेक्शन से डायरेक्टली फाइट करते हैं। एसिम्टोमेटिक केसेस आ जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे एसिम्टोमेटिक होंगे, कि वो सिम्टम्स दिखाएंगे ही नहीं, लक्षण दिखाएंगे ही नहीं। एल्डरली पीपल को ये बहुत डर है कि यार हमारा अगर ऐसा कुछ हो गया तो हु नोज़ कि हमारे को केयर करने वाला होगा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ में आसपास आने में भी प्रॉब्लम होती है किसी को। मीडिया के रोल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मीडिया क्या कर रही है, ऐसी इमेजेस दिखा रही है बीमार लोगों की, डेड बॉडीज़ दिखा रही है, कॉफिन्स, वो जो लास्ट का जो बक्सा होता है हमारा वो दिखा रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत दिखाई जा रही है, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं वायरस के बारे में, ठीक है। पीपल जो कि नॉलेज डेवलप कर रहे हैं उनके पास एग्जैक्टली लोगों को ये पता चल रहा है कि वीडियोज़ के थ्रू देख के, मीडिया में देख करके, कि जो आपका कोई अगर फैमिली मेम्बर होता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इट इज़ द लास्ट टाइम यू आर सीइंग दैट मेम्बर। एक बार वो चला गया, उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो देयर इज़ नो चांस कि आप उस इंसान से मिल भी पाओगे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप उसको उसके लास्ट मोमेंट में मिल भी सकते हो। तो ये एक मीडिया के कारण एक बहुत बड़ा डर है। लिमिटेड एक्सेस है मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, ठीक है। इंडिया का जो फॉर्मल मेंटल सिस्टम है ना, उसके अंदर एक लिमिटेशन है, ठीक है, स्पेशलिस्ट की। वो ये है कि 1.3 बिलियन लोगों के ऊपर जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास 9000 साइकेट्रिस्ट हैं। ये बहुत ही कम है, लेकिन ये डेटा बड़ा अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लो। यूएन वाला लिख लेना, विमेन वाला, और ये वाला लिख लो। मीडिया वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, तुमको पता है, ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जगह में लिख भी सकते हो, ठीक है। दिस एक्सेस हैज़ नाउ फर्दर बीन डिमिनिश्ड ड्यू टू कोविड-19 एज डिसरप्टेड सर्विसेज। वो कहना चाह रहा है कि ऑलरेडी 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9000 साइकेट्रिस्ट हैं। साइकेट्रिस्ट कौन लोग होते हैं? वो लोग जो होते हैं जो मेंटल इलनेस के ऊपर काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब कोविड-19 का पैंडमिक आया, लॉकडाउन आया, तो ऑलरेडी सर्विस जो 9000 की थी और कम हो गई। क्यों? क्योंकि सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई ना। साइकेट्रिस्ट आपसे मिल थोड़ी सकता है आके रोज़ रोज़, आप उसके पास जा थोड़ी सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और सोशली भी कितना, ऑनलाइन भी कितना ही मिल पाओगे, वो बात नहीं होती है ऑनलाइन किसी का भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन देने में, किसी की काउंसलिंग करने में। Mental health and psychosocial support delivered at the community level has also been critically impacted. For instance, group association, community-based initiatives that used to bring people together regularly, senior citizen clubs, youth clubs. दूसरी बात ही करना चाह रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक दूसरे तरीके से भी होता है, जैसे कि सोशलाइजिंग करने का। सोशलाइजिंग करने का मतलब है आप पार्क में जाते हो, आप वहाँ किसी से मिल लेते हो, आप मार्केट में जाते हो, आप किसी से मिल रहे होते हो, तो आपकी जो माइंड की जो एनर्जी होती है ना, चैनलाइज रहती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के क्लब्स होते हैं, यूथ ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी के इनिशिएटिव्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। कल को किसी आपके आसपास में किसी मंदिर के अंदर कोई जागरण हो रहा है, किसी चर्च के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, आप चले जाते हो, संडे को मिल लेते हो वहाँ पे, ठीक है। किसी मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने जाते हो, आप लोगों से मिलते रहते हो, तो मेंटल एनर्जी जो है ना वो चैनलाइज रहती है। लेकिन इस टाइम पर पैंडमिक के दौरान सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, तो एक बिलोंगिंगनेस की जो वो था ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो ख़त्म सा हो गया है। दैट इज़ कॉजिंग सम मेंटल स्ट्रेस इन द पीपल। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव अलोन। इट्स द वेरी फ्यू हु कैन सर्वाइव अलोन। इट्स द वेरी फ्यू हु कैन एन्जॉय आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, ठीक है ना, हु कैन एन्जॉय देयर ओन कंपनी। तो मैं पर्सनली एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बट दैट डजंट मेक मी एन इंट्रोवर्ट पर्सन। बट दिस इज़ रियली वेरी टफ सिचुएशन फॉर द अदर पीपल। पीपल कैन नॉट लिव अलोन। उनको लगता है कि देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर ऑफ मी। तो ये हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, हम सबको मिलकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा अकेलापन ना लगे। एंड ऑल्सो वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्पेशली पुलिस और हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करते हैं, उनको बहुत सारा वर्कलोड है उनके पास, उनके वर्किंग आवर इतने बढ़ गए हैं, ठीक है। उनके ट्रीटमेंट, उनका जो ये पीपी किट्स वगैरह की बात करें, उनके पास उनकी कमी है कि पुलिस वालों के पास मास्क की कमी होती है, उनको यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस यूनिफॉर्म से अपने घर जाते हैं, दे कैन नॉट मीट देयर फैमिली मेम्बर्स, दे हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस विद देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और बस इस तरह का होता है शॉर्टेज फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह के लिए। अब थोड़े से इनिशिएटिव देख लेते हैं एक बार, छोटे ये बॉक्स में राइट साइड में, फिर हम चलेंगे इम्प्लीकेशंस के ऊपर। ज़्यादा टफ नहीं, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना था नहीं डिटेल में समझाने का, बट मैं स्टिल अपना टाइम दे रहा हूँ पूरा आप लोगों को।
इनिशिएटिव लिए गए हैं कुछ मेंटल हेल्थ के लिए। कोविड-19 के दौरान WHO के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस ने कुछ इश्यूज़ किए थे, गाइडलाइंस, ठीक है। एक सीरीज़ ऑफ मैसेजेस निकाले थे जो कम्युनिकेशंस के लिए, स्पेशली जो मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उस तरह के। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे हमारे। माइंडिंग आवर माइंड्स ड्यूरिंग द कोविड-19, ये टाइटल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ना पड़ेगी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, तो आप ये लिख सकते हो टाइटल उस टाइम पे। इवन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था कि डू नॉट फॉलो सेंसेशनल न्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट विच में इम्पैक्ट योर मेंटल स्टेट। डू नॉट स्प्रेड और शेयर एनी अनवेरीफाइड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन फर्दर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये कहना चाहा है कि किसी भी तरह की ऐसी न्यूज़ जो बहुत सेंसेशनल हो, बहुत सनसनी हो, कृपया करें उसे ना देखें और ना शेयर करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर। एंड ऐसी कोई भी न्यूज़ जो आपको लगे कि इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है वेरिफिकेशन के ऊपर, तो जैसे जी न्यूज़ की एक न्यूज़ आई थी, ये जो लॉकडाउन था दोबारा एक्सटेंड होगा। मतलब लॉकडाउन जब हटा दिया था, अनलॉक 1.1 स्टार्ट भी हो गया था, ख़त्म होने वाला था, अनलॉक 2.1 आने वाला था। जी न्यूज़ का एक पोस्टर था जो बहुत सर्कुलेट हो रहा था, किसी ने एडिट करके ऐसे ही रूमर फैला दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अनवेरीफाइड न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, तो आप ऐसी न्यूज़ को स्पेशली शेयर भी ना करें, उसको देख के डरे भी ना। आप वेट करें, किसी की हेल्प लें, उसको ऑथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें तब। फीलिंग lonely और सैड इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स। कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू कनेक्ट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा। अब तुमको लग रहा है कि यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो हमको पता ही है, तो मिनिस्ट्री ऐसी गाइडलाइन क्यों दे रही है? नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी अगर एक गलत फहमी अगर आपको लगता है कि ये बात सबको पता है। पीपल हैव नो आइडिया कि आपस में कनेक्ट रहने से वो हेल्दी रह सकते हैं। दैट्स वाई दिस गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हैव एक्चुअली नो आइडिया about all these basic things. So feeling lonely और sad is very common, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप सोशल डिस्टेंसेस बंद हो जाते हैं तो कनेक्ट रहना बहुत टफ हो जाता है। देर आर लाइक लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने ऑनलाइन टूल्स का हेल्प लिया, जो वीडियो कॉल से उनके हेल्प लेकर सबसे कनेक्टेड रहे, ठीक है। लोगों ने ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब तो भरा पड़ा था हमारा, ठीक है। सो मेनी एंटरटेनमेंट थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग, पीपल वर टुगेदर जॉइनिंग। ट्विटर के ऊपर मैंने सुना एक बार अंताक्षरी भी चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पर। दीज थिंग्स डू हेल्प, बट देर आर स्टिल पीपल हु आर नॉट इन द रीच ऑफ ऑनलाइन टूल्स फॉर एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। अपने आप को जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनसे दूर रखें, ठीक है। म्यूज़िक को सुने, कुछ किताबें पढ़ें इस टाइम पर, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखें, नेटफ्लिक्स देखो, अमेजोन देखो, प्राइम देखो। हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है तो अपने दोस्तों से मांगो उनके यूज़र नेम पासवर्ड। टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करो। ऑब्वियसली बात है, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, पता है ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये एड्रेस करने के लिए हमारे पास अभी मैकेनिज्म इतना डेवलप नहीं हुआ, बट मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, बट ऑल दो एक मेरा मन कर रहा है कि आपसे शेयर कर देता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं इस पार्ट को, उनको बहुत हेल्प करेगा। पता है जो लोग एडिक्टेड होते हैं ना अल्कोहल वगैरह को, टोबैको को, और उन लोगों को आप ऐसे आइसोलेट कर देते हो ना, तो थिंकिंग ऑफ कि ये लोग इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो मे बी इनकी आदत छूट जाए। नो नो, इट हैपन्स इन दी अदर वे अराउंड। इनको ना तलब लगती है बहुत बुरे तरीके से, और वो तलब इनको इतना मेंटल स्ट्रेस दे देती है ना, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू चैनलाइज अ पर्सन्स एनर्जी। आपने सोशल डिस्टेंस में उनको लॉकडाउन किया है, आपने जो उनकी एनर्जी जो डिस्टर्ब हो गई ना, अब जो जिसको वो शांत रखते थे अल्कोहल से, स्मोक करके और इन सब से, वो अब डिस्टर्ब हो गई फिर से। तो इनको इट्स लाइक ड्रग, इट्स लाइक एडिक्शन। उनको दोबारा वो अल्कोहल चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए, और मन को शांत करने के लिए अल्कोहल नहीं मिलेगी, तो आपके पास कुछ सॉफ्ट मैकेनिज्म्स होने चाहिए। यू नीड टू डू सम आसन प्रैक्टिस, यू नीड टू डू सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, यू नीड टू सिट डाउन एंड मेडिटेट, वर्क ऑन योर प्राणास, डू सम प्राणायाम, चैनलाइज योर एनर्जी, ऑब्जर्व योर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, लुक एट योर थॉट्स एंड जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। तो ये गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, तब उस इंसान का अल्कोहल छोड़ना, उससे दूर रहना फ़ायदा करता है। लेकिन आप सिर्फ एक इंसान को अल्कोहल जो ऑलरेडी नशे बहुत करता है उसको दूर कर दोगे ना, बंद कर दोगे, नहीं, उससे ठीक नहीं होता, उससे और ज़्यादा पागल हो जाते हैं लोग। तो मैं बस ये शेयर करना चाहता था आपसे। इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोल दी है कि टबैको यूज़ वगैरह करने से क्या होता है कि इमोशंस के साथ कोप करना मुश्किल ईजी होता है, लेकिन बोर्डम के साथ बड़ा प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। सिंपल पॉइंट्स है, बट समझो आप लोग। मनोदर्पण, मन का दर्पण, मन का शीशा, एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, ठीक है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैमिलीज़ को, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, इसका भी आप नाम नोट कर सकते हो, और ये वाला टॉपिक इसको भी आप लिख सकते हो। WHO इनिशिएटिव्स में ये तीनों चार चीज़ें आप नोट कर सकते हो। तो साइकोसोशल के इम्पैक्ट क्या होते हैं? To deal with the stressor, people may resort to the different negative ways of coping, including the use of alcohol, drugs, or etc. Addictive behavior such as online gaming. मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, मैं आपको ना एक साथ समझाऊंगा इसका मीनिंग अच्छे से समझना। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, ठीक है, भेदभावना बढ़ेगी जेंडर के लिए, चिल्ड्रन, कास्ट के लिए, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट मैग्नीफाई भी होती है, माल नरिशमेंट, पॉवर्टी। इंक्रीज इन द क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, अल्कोहल डिपेंडेंस, सेल्फ हार्म लीडिंग टू ओवरऑल राइज इन मॉर्बिडिटी। कहना ये चाह रहा है साइको सोशल इम्पैक्ट के
क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, जब आप किसी स्ट्रेस वगैरह के साथ डील करते हो ना, आप लोगों की जनरली टेंडेंसी होती है नेगेटिव तरीक़ों से डील करने की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया था, ये वाला एग्जांपल अल्कोहल वाला, कि अगर किसी का अल्कोहल छुड़वाना है तो आपको लगता है कि आप उसको इंसान को दूर रख दो उससे, तो अल्कोहल छूट जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। तो वही यही कहना चाह रहा है कि जैसे कि अल्कोहल, ड्रग और इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से पोटेंशियली जो एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं सच एज ऑनलाइन गेमिंग, मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, बट कहने की बात सिंपली है कि ये वो चीज़ें होती हैं, इनसे कॉप करना इतना ईजी नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, अपने एडिक्शन को ना स्विच कर लेते हैं। तो जो लोग अल्कोहलिक थे, उनके पास अगर मीडियम था तो वो ऑनलाइन गेम खेल के भी अपने आप को अपनी एडिक्शन को रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको ट्रीट कर पाना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक साइको सोशल इम्पैक्ट होता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। जेंडर, चिल्ड्रन, कास्ट, आप सबको पता है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारा बढ़ गया था, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एक जो मेजर टारगेट होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मेल्स भी टारगेट होते हैं, ध्यान रहे इस बात का। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती है, माल नरिशमेंट होता है, पॉवर्टी होता है, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती है। देयर इज अ पर्सन हु इज कमिंग एट हिज होम, ही हैज़ नो जॉब, ही कैन नॉट अर्न, बट देयर आर चिल्ड्रन, देयर आर मदर, फादर, वाइफ हु नीड सम फूड, हु नीड सम क्लोथ्स टू वियर, ठीक है, उनको इधर उधर जाना है, तो प्रेशर डलता है उस आदमी के ऊपर। अब वो आदमी गुस्से में आकर क्या करेगा, वो अब या तो भागेगा, इधर उधर जाएगा, पैसा नहीं कमा पा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करके अपने आप को शांत करता है, ठीक है। देयर इज अ वेरी हाई टेंडेंसी दैट सच काइंड ऑफ पीपल दे फॉल फॉर अल्कोहल, ड्रग्स, एडिक्शन एक्सेट्रा। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंस, सेल्फ हार्म, जिसके कारण क्या होता है, ओवरऑल राइज इन मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थ होना। जितना ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, डिप्रेशन जितना ज़्यादा होता है, जितना अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंस होता है, इसके कारण अस्वस्थता ज़्यादा बढ़ती है। सुसाइड के नंबर केसेस जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस, कनाडा, यूरोप के अंदर जो स्पेशली इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, उसके कारण 10,000 से भी ज़्यादा सुसाइड देखे गए थे वहाँ पर, एक इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही। तो ये सब इम्पैक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट, जिसके अंदर हॉस्पिटल के खर्चे आ जाते हैं आपके। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपकी इनकम ही चली जाती है, ठीक है। ये सब एक कारण होते हैं जिसके आपको सोशियो साइको सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसके इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन हेल्थ, सोशल आइसोलेशन, सबसे दूर रहना, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल कम हो जाना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का रिड्यूस हो जाना, ब्रेन हेल्थ डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना, स्पेशली अगर यंग चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स की बात करें। बच्चे स्टार्टिंग में बड़े खुश होते थे, छोटे छोटे, कि स्कूल की छुट्टियाँ होगी, लंबी छुट्टियाँ होगी, लेकिन अब उनकी भी बैंड बजी पड़ी है, कब तक वो छुट्टियाँ मनाएंगे। सो बच्चों को भी बहुत तलब लगी है, स्कूल जाएँ, खेलें, दोस्तों से मिलें, पढ़ाई करें, टीचर से मिलें, यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क है हमारी सोसाइटी के लिए, हम सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं क्या कुछ बताया हुआ है। सस्टेन करना है, स्ट्रेंथन करना है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को, डायरेक्टली बताऊंगा। डिस्टिग्मेटाइज करना है, स्टिग्मा मैंने आपको बताया था, हेल्थ वर्कर्स के प्रति स्टिग्मा होता है, ठीक है, एल्डर्स के प्रति स्टिग्मा होता है, इनको जल्दी इन्फेक्शन होगा, इनसे दूर रहो। अवेयरनेस जनरेशन करनी है, ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है यहाँ पर। कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस की बात करनी है, ठीक है, तो जैसे कि कुछ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, जैसे कि आत्महत्या, एक कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर्स थे महाराष्ट्र, गुजरात के। स्कार्फ मेंटल हेल्थ मोबाइल वैन्स है तमिलनाडु की। विश्राम विदर्भ से हैं, ये वाला पॉइंट अच्छा है, इसका एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ये काम आएगा आपके बड़ा, ठीक है। पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करें तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, जिसमें मेंटल हेल्थ केयर करने की बात की जाती है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसीज़ के बारे में इसमें बात किया गया है। तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, उन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए अपने अपने सुसाइड्स कंट्री के अंदर इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो इंडिया अपॉइंट कर सकता है एक मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के अंदर, जो कि हेड करेगा मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को, ठीक है। एक इमरजेंसी टास्क फोर्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 93,000 करोड़ रिक्वायरमेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो MHCA का जो एक्ट है 2017 का, MHCA का एक्ट मैंने आपको बताया ना ऊपर, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 93,000 करोड़ चाहिए। अभी कहाँ से आएगा, ये आएगा PM केयर फंड से, कॉर्पोरेट सोशल CSR इनिशिएटिव से, प्राइवेट इक्विटी वगैरह से। डिजिटली मीडिएटेड थेरेपी एंड टेलीसाइकेट्री, ठीक है, नीम हंस ने एक बहुत सक्सेसफुल टेलीसाइकेट्री इंटरवेंशन किया था कर्नाटका के अंदर, मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स किए थे। और ये सब बिल्डिंग रेजिलियंस अमंग एडोलसेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, बच्चों को रेजिलियंस सिखाना, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच से ये बताना कि नीड क्या है मेंटल वेलबींग की। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग के मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, स्पेशली बॉलीवुड के अंदर वो कहेंगे कि पीपल नीड टू टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग के बारे में यही बात करनी होती है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की ना, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वैन वी जस्ट सिट एंड सिंपल ऐसे बात करते हैं ना, तो लोगों में अवेयरनेस चल जाती है। आपको स्पेशल कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है।
मेरे को पता था कि यूट्यूब के ऊपर श्री श्री रविशंकर जी डेली मेडिटेशन करवा रहे थे, अभी भी चल रहा है उनका। 2 टाइम की मेडिटेशन होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, गूगल ने इसको ट्रेंड किया था, हाईलाइट किया था, इससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। He was delivering such a sacred, such a valuable knowledge, wisdom, with such a brilliant experience, like अनमोल experience था वो meditation का। I have been doing that thing on a regular basis every day, and it's like आपको पता भी नहीं चलता कैसे लॉकडाउन आपको गुजर जाता है। Such initiatives are very much important. People need to know about these things। इस तरह के चल रहे हैं प्रोग्राम्स। बिल्डिंग रेजिलियंस वाला हो गया था, इसके लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम था, नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। रिकन्फिगर किया गया था, आउटरीच, काउंसलर, फैसिलिटी प्रोवाइड काउंसलिंग, सोशल बिहेवियर चेंज के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसमें आपको टाइटल सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब इतना बड़ा तुम पॉइंट लिखोगे नहीं, इतना बड़ा, ठीक है, ये किसी को याद नहीं रहता है, बट एग्जाम्पल्स याद कर लो ये वाले। ये सिर्फ टाइटल लिखो, डिजिटली मीडिएटेड थेरेपी एंड टेलीसाइकेट्री, उसमें एग्जाम्पल दो, नीम हंस का एक प्रोग्राम था, ठीक है, बस ऐसे करके। और इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ में लिख दो कि द मनी विल कम फ्रॉम दिस एंड दिस, एक एक दो लाइन, ज़्यादा नहीं, पूरा मत लिखो। हो गया, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग 6.2, दिस लॉकडाउन ड्यू टू कोविड आउटब्रेक हैज़ ऑल्टर्ड द ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म। पहले क्या होता था, क्लास में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो। सडनली कोविड-19 के पैंडमिक से जो लॉकडाउन हुआ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी है, there has been a very large shift seen across the learning mechanisms, especially the traditional methods where you will be going to the class, sitting, teaching, teacher will be coming, but right now we can see कि teacher भी है, they are also taking online classes, right? वीडियो कॉन्फ्रेंस से टीचर सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो दिस हैज़ बिन डन, एंड इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं, इसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इसके बहुत फ्यूचर स्कोप भी हैं। क्या कुछ है वो सब हम देख लेते हैं। न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो बाय द एंड ऑफ मार्च 2020 कुछ 180 कंट्रीज़ ने अपने स्कूल्स को क्लोज़ कर दिया था, जिसके कारण 1.26 बिलियन लर्नर्स, ये यूनेस्को का डेटा है, इंडिया के अंदर कंप्राइज होते हैं कुछ 320 मिलियन ऑफ दीज लर्नर्स। ध्यान रहे 1.26 में से 320 मिलियन, यहाँ ऊपर बिलियन है या मिलियन है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे ई लर्निंग प्रोसेस की तरफ शिफ्ट कर गए थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंडिया की बात करते हैं तो वो यूज़ कर रहे थे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स टीचर्स के द्वारा, ठीक है। फिर वही नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू फैसिलिटेट करते हैं टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम, जैसे जूम था, वेबएक्स था, ये सारे के सारे को यूज़ करके। तो स्कूल्स को कंटिन्यू करने की बात की गई थी, लेकिन एक डिजिटल डिवाइड, एक बहुत बड़ा इशू आ गया था, ठीक है। कुछ करेंगे चैलेंजेस में आगे नीचे, डिजिटल डिवाइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक एक बार थोड़ा सा ये देख लें, एक बार एडवांटेजेस देख लें, ई लर्निंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लान स्केड्यूल की। वीडियो रिकॉर्डेड है, आपके मन में जब आपके पास टाइम है तब आप पढ़ोगे। लाइव करना होता है, लाइव अगर गायब हो जाता है तो दिक्कत आती है। लाइव के भी ऑप्शन होते हैं, लाइव हो जाती है, लेकिन आप अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ टीचर बोलती है कि नहीं लाइव क्लास होगी, आप आके बैठो ही बैठो सामने, मेरे को दिखना चाहिए, आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी मैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं मोबाइल पे करना, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। एक का मोबाइल काम नहीं करा, दूसरे मोबाइल में कर लो, ईज़ ऑफ एक्सेस है, इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। वाईफाई से कर लो, फ़ोन के डेटा से कर लो, ब्रॉडबैंड से कर लो, जैसे कर लो। अफोर्डेबल है, एक बार खरीदना होता है डिवाइस, तो प्रोग्राम एक बार का खरीद लो 1 साल के लिए। टीचर जूम जैसी ऐप है, फ्री में ऐप डेवलप हो जाती है, कम पैसा लगता है। सॉल्व टीचर स्कार्सिटी, टीचर की जो कमी होती है वो खत्म हो जाती है। पता नहीं ये पॉइंट गलत लग रहा है मुझको तो, टीचर स्कार्सिटी का वाला, ये मानी कि एक बार में जो टीचर होता है वो हज़ारों बच्चों को भी पढ़ा सकता है एक साथ में। ऑल्दो जब हम टीचर के साथ स्कार्सिटी की बात करते हैं तो वो इंटरेक्शन की बात करते हैं, टीचर एक बार में 1000 बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, बहुत लेस एनर्जी कंज्यूम होती है, लेस CO2 एमिशन होता है। ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सिटी में जाओगे, बिजली कंज्यूम करोगे, पानी कंज्यूम करोगे, 100 तरह की चीज़ें चल रही होती है वहाँ पर, 100 तरह के काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ जाते हो तो एनर्जी कंजम्पशन भी लो हो जाता है। डिसएडवांटेज ई लर्निंग के, फीडबैक बहुत लिमिटेड है, ठीक है भैया समझ गए, क्योंकि हमको पता है कि आप एक टीचर कितने लोगों से फेस टू फेस बात कर लेगा फीडबैक के रिगार्डिंग, बहुत कम लोगों से ना। और सोशल आइसोलेशन की भी बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं ना, उनकी एक क्वालिटी लर्निंग जो होती है वो होती है प्रेजेंस के अंदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देखकर, इंटरेक्ट करके, कुछ एक्टिविटी करके। बट व्हेन देयर इज सोशल आइसोलेशन, वो जो एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है ना, वो एक जॉयफुल डेवलपमेंट का पार्ट, एक प्लेफुल लर्निंग वाला, वो ख़त्म हो जाता है।
स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना टाइम के रिगार्डिंग। आप ये वीडियो देख लो, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जिसने इस वीडियो को बहुत डिले कर करके देखा होगा। शायद कुछ लोग होंगे जिसने अभी देख लिया होगा, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को आज तब देख रहे होंगे जब इनका बिल्कुल ही सर पे आ गई ना कि यार अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो एक थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है यहाँ पर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेट इतना लेस होता है कि ऑनलाइन के अंदर लीस्ट अमाउंट पे कम्युनिकेशन होता है। कुछ टूल्स और भी हैं, बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन में, नाम तो किसी के नहीं लूँगा, पर वहाँ पर इट इज़ बीन सेड कि डाउट्स सेंड किए जाते हैं, ऐप्स के थ्रू भी होते हैं डाउट्स वगैरह सेंड, एंड ऑनलाइन भी उनके ईमेल्स वगैरह भी होते हैं। बट आई डोंट थिंक, मैंने खुद ट्राई की हुई चीज़ें। ये वाला थोड़ा सा एक सेक्शन है जिस पर मुझे भी थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि फीडबैक्स इतनी ईजिली सॉल्व नहीं होते हैं ऑनलाइन। एंड देन देयर इज़ चीटिंग। ऑब्वियस बात है, आप ऑनलाइन असेसमेंट करोगे, एग्जाम ले रहे हो, आपको क्या पता वो बच्चा किससे चीटिंग कर रहा है। वो अपने वाले को म्यूट करके बैठा है, उसके साइड में कोई बैठा, उसको लाउडली बोला जा रहा है। अब आपने उसको बोल भी दे कि अपना कैमरा ऐसे रखो कि तुम्हारे शीट के ऊपर हो। हू नोज़, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट ही करना है तो। ई लर्निंग के साथ कुछ चैलेंजेस ज़रूर जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। पूरा का पूरा मैं कई बार इस टॉपिक को रिपीट कर चुका हूँ, कई बार। डिजिटल डिवाइड के ऊपर बहुत चांसेस है कि पूरा का पूरा एक मेंस क्वेश्चन बन सकता है 250 वर्ड्स का। हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन और एजुकेशन का एक डेटा है, ठीक है, उसके मुताबिक इंडिया के अंदर लेस देन 15% रूरल इंडियंस हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन। इट्स अ वेरी गुड डेटा, प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग। लेस देन 15% से भी कम ऐसे लोग हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एज अपोज टू 42% इन अर्बन इंडियन हाउस होल्ड। और वहीं पर अर्बन इंडिया की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहाँ 42% से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एक्सेस ही नहीं है ना इंटरनेट का, ठीक है, वो बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो गया इस ई लर्निंग मेथड के साथ, ठीक है। फर्दर जो क्लासेस होती हैं टाइम पर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं कनेक्टिविटी इशूज़ के कारण। अगर किसी के पास रहता भी है रूरल एरियाज़ में कनेक्ट, इवन आई हैव बीन टू रूरल एरियाज़, ठीक है, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग। इंटरनेट के अंदर मुझे भी एक वीडियो को अपलोड करने में 3-3 घंटे लग जाते थे। कैन यू इमेजिन, जो वीडियो 15 मिनट में अपलोड होती थी वो 3-3 घंटे में अपलोड होती थी। वो है कनेक्टिविटी इशूज़। सो एज़ पर द NSSO डेटा ओनली 4 अब ये भी अच्छा डेटा, देखो नोट डाउन कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट मत ले लेना गलती से भी, वो किसी को नहीं, कोई नहीं पढ़ता है, लिख लो एक डायरी के अंदर। NSSO के डेटा के मुताबिक सिर्फ 4.4% ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 23.4% अर्बन हाउस होल्ड उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है। देखो कितना ही रेयर डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 75% ऑफ स्टूडेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन को, उनको जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को देखने के लिए, ठीक है। टीचर्स बहुत ही एप्रीहेंसिव हैं स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन को लेकर, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स होती हैं। पता है ऐप के अंदर क्या फीचर होता है, ये मतलब जो ये वीडियो वाली ऐप्स होती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, आप फ़ोन को लेके बैठे हो सामने, आपकी वीडियो सामने जा रही होती है, लेकिन आप अपने फ़ोन में कुछ भी करते रहो, किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। आपको आवाज़ आ रही होती है, आप बस इंटरेक्ट कर रहे होते हो, हाँ जी हाँ जी, ये जी हाँ जी, लेकिन आप पता चला कि आप अपना गेम खेलने में लगे हुए हो यहाँ पर। तो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एडजस्ट कर पाना ऑनलाइन सिस्टम के रिगार्डिंग। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज़ हो रहा है पूरा। फिर लोगों के नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम पे, घरों में अगर फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मान लो किसी घर में एक ही लैपटॉप है, घर में 2 बच्चे हैं, फादर भी घर पे, उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना है, कैसे करोगे। चलो मान लिया एक फ़ोन और है स्मार्टफोन, फिर एक बच्चा तो अभी भी रह गया, ठीक है। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सारा दिन आप फ़ोन को यूज़ नहीं, कितना डेटा लेके आओगे भाई, ठीक है। हर कोई वाईफाई थोड़ी लगा के रखता है अपने घर में, मोस्टली लोग तो अपना डेटा यूज़ करते हैं, डेली डेटा 1-2 GB का डेटा मिलता है, उसको कैसे यूज़ करोगे। तो इश्यूज़ बहुत हैं ई लर्निंग के इंडिया के अंदर। पेरेंट्स के लिए एडजस्ट करना बड़ा टफ हो जाता है। जेंडर डिवाइड बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, जैसे घर पे लड़कियां होती हैं, उनकी एक घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उनको इस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ वो भी तरीके से सीख पाएँ। UN की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ओनली 29% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं ना, वो सिर्फ फीमेल हैं, ठीक है ना। 71% मेल हैं इंटरनेट यूज़र्स के। इसके कारण एक ट्रांजिशन देखने को मिला है डिजिटल लर्निंग के अंदर भी। इवन ई लर्निंग के अंदर भी जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया ऑलरेडी रैंक करता है 112th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर एजुकेशन अटेनमेंट कंपोनेंट में। वेरी 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 क्रूशियल डेटा, जस्ट नोट दिस डाउन। लैक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट, मोस्ट ऑफ द कंटेंट इन एग्जिस्टिंग लेक्चर्स ऑन इंटरनेट इज़ इन इंग्लिश, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका डेटा अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने शो किया है कि सिर्फ 17% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अब इंग्लिश के अंदर हर कोई समझ नहीं सकता ना, हिंदी लैंग्वेज वाले भी लोग हैं जो उनके स्कूलों में हिंदी मीडियम पढ़ाई जाती है, इवन अदर लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। तो कंटेंट की लैंग्वेज का कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू होता है, ये भी एक प्रॉब्लम के अंदर है।
क्रिएटिंग न्यू इनइक्वालिटी, एक हैंडफुल ऑफ प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और IITs हैं जिनके पास ऑनलाइन टीचिंग के मेथड्स हैं। कुछ लो इनकम के प्राइवेट और गवर्नमेंट एक काउंटर पार्ट्स भी ऐसे हैं दूसरी तरफ जहाँ पर कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है क्योंकि उनके पास ई-लर्निंग सॉल्यूशंस थे ही नहीं। स्कूल के पास है तो बच्चों के पास नहीं था, बच्चों के पास है तो स्कूल के पास नहीं था, स्कूल के पास है तो वो स्कूल में सेटअप था, टीचर आ नहीं सकते तो उसको ले जाने के लिए पूरा का पूरा सेटअप है वहाँ पर। टीचर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं है टीचर्स की इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने की, इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है टीचर, ठीक है। इंटरेक्शन बहुत रिड्यूस हो गया है तो टीचर्स को जो रिपोर्ट कार्ड डेवलप करना पड़ता है उसको बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। किस बेस पर रिपोर्ट कार्ड डेवलप करोगे? डिसिप्लिन कहाँ देखोगे बच्चे का? क्लास अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, हु नोज़ क्या कर रहा है वो बच्चा, है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो ऐसे मुझे आई रिमेंबर दिस न्यूज़, कुछ टीचर्स ने अपने बच्चों को स्पेशली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म पहन के बैठने को बोला था स्क्रीन के ऊपर, एंड देयर हैज़ टू बी प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारे टेबल में, चेयर में, एवरीथिंग। सो इट्स लाइक फनी थिंग गोइंग ऑन। टीचर्स आर ऑल्सो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ड्यू टू इंटरफेरेंस बाय ओवर एंथुजियास्टिक पेरेंट्स। अब ओवर एंथुजियास्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं इसमें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो होते हैं जिनका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास के अंदर इंग्लिश नहीं बोलता तो उनको लगता है कि उनके बच्चों को साइकोलॉजिकल कोई इशू है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से। आई हैव मेट अ फैमिली लाइक दिस, जिनका बच्चा फर्स्ट क्लास में, इसलिए मैंने फटाक से एग्जांपल दे दिया, उनका बच्चा फर्स्ट क्लास में इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था तो वो उन्होंने उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई थी, और ये नोएडा की कहानी है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रोक कर रखते हैं ताकि वो अपने उन चीज़ों को में स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एडवांटेज ले पाए ना पाए। अभी तक UGC ने लाइसेंस किया है सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ को कि वो ऑफर कर सकती हैं ऑनलाइन कोर्सेज। तो हर एक यूनिवर्सिटी के पास ये एक्सेस नहीं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते ताकि उनके बच्चों को ऐसे पैंडमिक के दौरान, ऐसे लॉकडाउन के दौरान फ़ायदा उठाया जा सके। कंडक्टिंग लार्ज स्केल एंड हाई स्टेक एग्जामिनेशंस, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जो मोस्टली बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, वो या तो पोस्टपोन हो गए या सस्पेंड हो गए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अभी बिल्कुल रिसेंट जो HRD मिनिस्टर की अनाउंसमेंट है ये, उसमें 12th वगैरह क्लास के 10th के बोर्ड होने वाले थे, वो नहीं हो पाए। पेरेंट्स ने मना कर दिया, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने HRD को बोला कि दोबारा रिकन्सिडर किया, HRD ने पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल ही कर दिया कुछ जगह। फिर ये जो नीट JEE का था ये सितंबर में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि इसके बाद दोबारा हो तो सस्पेंड ही कर दिया जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि 1 जुलाई से इन लोगों की समर वेकेशंस जो थी ना वो स्टार्ट हो गई है, मान लो वो कंसिडर की जा रही है, और उन्होंने कहा कि विंटर वेकेशंस होंगी ही नहीं बच्चों की भी। तो पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है ना वो डिसरप्ट हो गया, हिल गया पूरा का पूरा। एक बारी मैं आपको एक ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स दिखा देता हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म जैसे कि सपोर्टेड, जिनको सपोर्ट मिलता है HRD मिनिस्ट्री का, NCERT का, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट करने की बात की, जैसे कि EPG पाठशाला, कंटेंट के लिए। स्वयं आपको पता ही होगा जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ, इट्स अ वंडरफुल पोर्टल। मैंने एक डेली न्यूज़ की वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंड इसके बाद नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए, ठीक है। NPTEL का तो पता ही होगा, यूट्यूब के ऊपर NPTEL की न जाने कब से बहुत सारे चैनल्स हैं। अच्छा, NPTEL का जो यूट्यूब पे चैनल है ना, उसमें NPTEL HRD लिख देना। NPTEL के 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, इसमें IIT और NIT ISC के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनके लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क हो गया, NAD हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके नाम लिख लो। इनमें पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, नाम लिख लो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। और स्वयं हो गया, EPG हो गया, और ये NPTEL हो गया, NKN हो गया। बस प्रधानमंत्री ई-विद्या एक इनिशिएटिव है डिजिटल एजुकेशन के लिए। इसमें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कंट्री की हैं उनको ऑनलाइन कोर्सेज़ की परमिशन दी जाएगी विदाउट UGC लाइसेंस 30 मई तक। तो ये पुराने महीने की न्यूज़ है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव की अगर बात करते हैं तो कंटेंट और जो QR कोड टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो सारे के सारे सभी क्लासेस को, ग्रेड्स मतलब सारे के सारे क्लासेस को प्रोवाइड की जाएंगी। एक TV चैनल हर क्लास के लिए 1st से 12th तक, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो इसका यूज़ कर सकते हैं TV चैनल के द्वारा। रेडियो की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का आप एग्जांपल ले सकते हो। राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ पर कुछ हिंटरलैंड यानी कि दूर दराज के इलाकों में ऐसा था कि इंटरनेट का इशू था, TV का इशू था, तो उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने रेडियो के ऊपर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था। झारखंड के एक टीचर का आप एग्जांपल दे सकते हो। झारखंड के टीचर ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी रेडियो के ऊपर ही, सॉरी लाउड स्पीकर के ऊपर। पूरे गांव में उसने लाउड स्पीकर लगवा रखे थे और उन लाउड स्पीकर को वो क्लास देता था, और उन्होंने मोबाइल नंबर रोज़ बताता था कि कोई डाउट हो तो इस पर किसी के थ्रू व्हाट्सएप करवा दो, और वो व्हाट्सएप के ऊपर वो डाउट वो नेक्स्ट डे लाउड स्पीकर के ऊपर एक्सप्लेन करता था। तो ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये न्यूज़ में थे और ये बहुत वैलिड और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। स्पेशल कंटेंट की भी बात की गई थी,
ठीक है, जो कि विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए डेवलप किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 2 जुलाई की जो इनसाइट की टेलीविज़न की वीडियो है ना, डेली न्यूज़ की, उसमें देखना, एक टॉपिक मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया था। उसमें टीवी चैनल्स के ऊपर जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है ना, उसमें उनके सबटाइटल आएंगे, तो वो विजुअली हियरिंग और इम्पेयर्ड वालों के लिए है। उस इनिशिएटिव का हम नाम लिख सकते हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप 2 जुलाई की इनसाइट की डेली न्यूज़ देख लेना, उसमें है। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव थे, जैसे कि ये संकल्प एक फ्री लर्निंग ऐप है हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, 9th से लेकर और 12th वालों के लिए। इसे अवंती ने डेवलप किया, एक सोशल एजुकेशन एंटरप्राइज है उन्होंने। थिंक जोन एक स्टार्टअप है उड़ीसा का, उन्होंने लोकल रेडियो चैनल के साथ पार्टनरशिप की थी लर्निंग मॉड्यूल्स डेवलप करने के लिए 3rd क्लास से 10th क्लास तक के लिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड के बारे में, क्या करना चाहिए। एक मल्टी प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजी की नेसेसरी है। प्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉन्ज का मतलब होता है जैसे वो होता है ना अपना फोक, खाना खाने वाली एक वो कांटा जो होता है, इस तरह की नुकीली चीज़, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप ऐसी स्ट्रेटजी को पुटअप करो तो पियर्स करके पूरा इम्पैक्ट डाले उसके ऊपर। तो एक ऐसी तेज़ स्ट्रेटजी की हमको ज़रूरत है, ताकि इस तरह के एजुकेशन क्राइसिस को हम मैनेज कर सकें शॉर्ट टर्म के लिए भी, और एक रेजिलिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाए लॉन्ग टर्म के लिए भी। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का, इस तरह के मेथड को हम लोग फटाक से इम्प्लीमेंट कर सकें। इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेजर चाहिए हमको, 2 तरह के मेजर्स हमको चाहिए, शॉर्ट टर्म और नीचे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, शॉर्ट टर्म की तरफ हम क्या बात करेंगे, कंटिन्यूटी लर्न करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, ताकि द मोमेंट हमारा इस तरह का फ्यूचर में कोई पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, फटाक से हम लोग ई लर्निंग के ऊपर शिफ्ट हो गए। डेवलपमेंट ऑफ एडटेक एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो, गवर्नमेंट की तरफ से एसोसिएटेड हो, वो हर एक को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उमंग ऐप है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी धीरे धीरे सारी चीज़ें आई जा रही हैं। डिजी लॉकर है, आप अपना लाइसेंस जो है उसमें डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, आपको लाइसेंस कैरी करना नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को पता है इन ऐप्स के बारे में? ठीक है, ये सब करने की, ये सब वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम। इम्प्रूव द कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, हर जगह पर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का काम नहीं देने वाली है, आपको बाकी एटलीस्ट जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करना ही चाहिए। लेवरेजिंग द कम्युनिटी ऑन टैबलेट्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, ये सर्विसेज होती है ना जो भारत नेट की और वाईफाई चौपाल की, इसके जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स होते हैं, इनका एक्सेस मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, गांव तक, रिमोट विलेजेस तक, हिंटरलैंड तक, दूर दराज के इलाकों तक इस तरह के हॉटस्पॉट पहुँचाने चाहिए, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है हमारा वो ख़त्म हो सके और बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ईजिली मिल सके। क्वालिटी एश्योरेंस और मैकेनिज़म्स, क्वालिटी बेंचमार्क की सेटअप करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ यही नहीं कर दोगे कि आप एक तरह के कोर्स प्रोवाइड कर दोगे, आप डिफरेंट टीचर्स से डिफरेंट टाइप के कोर्स प्रोवाइड करो, उनकी रेटिंग्स करवाओ। ठीक है, वेरिफिकेशन ज़रूरी है, सर्टिफिकेशंस करवाओ। प्लस में जो एसोसिएटेड स्कूल्स के टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बच्चों तक डेली पहुँचाएं, उनका ऑनलाइन असेसमेंट करें। ठीक है, वेरिफिकेशन हो, हर तरह का वैलिड डेटा हमको चाहिए। ये तो था शॉर्ट टर्म की बात करने। अगर हम करते हैं लॉन्ग टर्म की बात करने की, तो वो ये कहना चाह रहा है कि इंक्लूसिव लर्निंग सॉल्यूशंस को डेवलप करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मोबाइल इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक 85% लोगों के पास मोबाइल टेक्नोलॉजी होगी अपने घर के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा स्कूलिंग सिस्टम हमारा फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब उसका यूज़ कैसे करना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर है। रिड्यूसिंग द जेंडर डिवाइड, सबसे बड़ी चीज़ जो जेंडर का डिवाइड। ठीक है, डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर फीमेल्स को भी कुछ लेवरेजिंग मिलनी चाहिए, कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। किस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाई जाए कि फ़ीमेल्स का एनरोलमेंट भी ज़्यादा हो उसके अंदर। एजुकेशन कैंपेन्स चलाओ। ठीक है, कुछ बिहेवियरल साइंस के बारे में सिखाना स्टार्ट करो, इंटरेक्टिव मीडिया बनाओ, सो दैट गर्ल्स भी जो एजुकेशन जर्नी को रीजॉइन कर सके जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर दी हायर एजुकेशन सेक्टर, अब ऐसा ही नहीं है। अब देखो, रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च तो सबकी प्रेजेंस में हो सकती है, ई के ऊपर आप कितने रिसर्च कर लोगे ई लर्निंग के अंदर। सो ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म की फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो क्या हम इस मोड को भी अपने को पूरे का पूरे को शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे पेंडेमिक में जॉब ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब ऑफर्स की, ई लर्निंग जो वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट हैं, इंटर्नशिप्स हमको प्रोग्राम ऑनलाइन देनी हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन देने हो। ठीक है, कोर्सेज ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कि योगा हो गया, इंडियन मेडिसिन हो गया, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, ये सब के सब भी इस मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। साइंटिफिक इनोवेशंस होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ पहुंच सकें सबके सब मिलकर एक साथ। 6.3 में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। आपको पता है कि इस रिपोर्ट के अंदर मेजर डेटा उठाना पड़ता है, पूरी नहीं पढ़नी होती है। टॉपिक भी बहुत छोटा सा है हमारा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, और थोड़ा बहुत बेसिक समझा देंगे, और मेंस के अंदर आपको 1-2 लाइनें उठानी होती हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक किसने रिलीज़ की, कब रिलीज़ की, क्या रैंकिंग है, क्या थोड़े फैक्टर्स थे एंड एवरीथिंग।
तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की इंडिया उन 88 कंट्रीज़ में से हैं जो 2025 का एक टारगेट है ग्लोबल न्यूट्रिशन का, वो मिस कर देगा। ठीक है, 88 कंट्रीज़ हैं जो मिस करने के पूरे बॉर्डर के ऊपर हैं। इंडिया भी उन 88 कंट्रीज़ में से एक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में जान लेते हैं है क्या। एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार, बहुत सारे हिस्सेदार हैं इसके। ठीक है, क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन के टारगेट्स होते हैं उन सबको एसेस करते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है। 2025 के लिए इन्होंने कुछ टारगेट रखे थे। किसने एस्टेब्लिश किया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। ऑलराइट, रिपोर्ट का जब मेजर एम होता है कि गवर्नमेंट्स वगैरह को इंस्पायर करें, सिविल सोसाइटी को, जो भी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, कि माल न्यूट्रिशन को हर फॉर्म से एलिमिनेट किया जाए। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषणता। ठीक है, न्यूट्रिशंस की कमी होना। इसको कुछ लोग मैल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, कुछ लोग माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल लो, सब ठीक है। ओके, ये इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेल्पिंग होल्ड स्टेक होल्डर्स टू अकाउंट कमिटमेंट्स दे हैव टुवर्ड्स टैकलिंग न्यूट्रिशन। इस तरह की रिपोर्ट का एनुअली आते रहना या फिर बाई एनुअली जब भी आती रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेक होल्डर्स के ऊपर एक अपडेट रहना, एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना कि वो अपने टारगेट को मिस तो नहीं करने वाले। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो 2012 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान के मुताबिक, स्पेशली मैटरनल यानी कि माता, इन्फेंट छोटा बच्चा और मतलब नवजात शिशु और यंग चाइल्ड, उन सब के न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत फोकस करने की बात की गई थी। कुछ 6 गोल बनाए थे न्यूट्रिशन टारगेट के 2025 तक के एम तक के। क्या थे? 40% रिडक्शन चाहिए हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जो कि 5 साल की कम उम्र के हैं, उनके अंदर स्टंटेड, लो हाइट फॉर एज। स्टंटेड का मतलब होता है कि लेस ग्रोथ और लेस डेवलपमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम होना। तो कुछ लोगों की होता है कि एज बहुत हो जाती है लेकिन हाइट ग्रो नहीं हो पाती, उसका एक मेजर रीज़न होता है माल न्यूट्रिशन का। तो उनका टारगेट जो है वो ये है कि 40% रिडक्शन कम हो जाए, 50% 50% रिडक्शन कम हो जानी चाहिए अनीमिया की विमेन के अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पर अनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी, लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, 30% हमको चाहिए लो बर्थ वेट के अंदर रिडक्शन। तो ये सारे टारगेट आपको याद नहीं करने, मैं कहूँगा 2-3 याद कर लो। और वैसे यार अगर मतलब सारे के सारे कर सकते हो तो मतलब सबसे ब्रिलियंट आइडिया हो जाएगा, फिर तो आपका कहना ही क्या है। वी नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो इंक्रीज इन द चाइल्डहुड ओवरवेट। छोटे बच्चे जो होते हैं ओवरवेट हो जाता है उनको। अरे यार कुछ तो ऐसे भी होते हैं 1 साल के बच्चों को पिज़्ज़ा खिला रहे होते हैं लाके, मतलब 1 साल का बच्चा पिज़्ज़ा कैसे खाएगा यार। तो ये सब का भी ध्यान करना है हम लोगों को चाइल्डहुड के अंदर। इंक्रीज़ द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ अप टू एटलीस्ट 50%। ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने के केस में इंक्रीज़ करनी है, बिकॉज ये न्यूज़ में पहले भी बहुत चला था कि जो 6 मंथ तक जो मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क होता है ना, वो मोस्ट न्यूट्रिशियस होता है बच्चे के लिए, उसी ग्रोथ के लिए। रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग, लो वेस्ट फॉर हाइट टू लेस देन 5%। तो ये आपको 6 टारगेट आपको सुन लिए, आपको समझ में आ गया होगा। की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की क्या है? ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल न्यूट्रिशन को लेकर इनइक्वालिटीज़ है। कहीं पर फूड सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर कुछ वीक है। कुछ इनइक्वालिटी के रीजंस क्या हैं? सोशल इनजस्टिस में, ठीक है, बहुत सारी अनफेयरनेस है बहुत जगह पर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन्स भी हैं, पावर में बहुत सारा इम्बैलेंस है। इनइक्वालिटीज़ हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के, उसमें 149 मिलियन जो है वो स्टंटेड है, यानी कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ हुई नहीं है बॉडी की। 49.5 मिलियन जो वो वेस्टेड है, उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। ओवरवेटेड भी है, 40.1 मिलियन ओवरवेटेड है, ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। तो एक डबल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि कुछ केसेस में ऐसे हैं कि ओवरवेट हो चुके हैं, कुछ केसेस में ऐसे अंडर न्यूट्रिशन है। तो एक डबल बर्डन है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सारे के सारे जो लैक में उनको ठीक करना है, नहीं, जो एक्सेस में चले गए उनको भी ठीक करना पड़ेगा आपको। स्टंटिंग की जो डिस्पैरिटी मतलब होता है अनइक्वालिटीज़, वो देखी गई है नाइजीरिया, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर। ये 3 कंट्रीज़ में लार्जली देखा गया स्टंटिंग। अभी तक ऐसा ऑन कोर्स कोई कंट्री लग नहीं रही है जो 2025 तक अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को रीच कर पाएगी, और इंक्लूडिंग जिसमें 4 डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती हैं, जैसे सॉल्ट इंटेक, रेज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबेसिटीज़ वगैरह अडल्ट्स के अंदर। फाइनेंसिंग द न्यूट्रिशन, ये भी एक की फाइंडिंग्स है। करंट लेवल के ऊपर जो न्यूट्रिशन फाइनेंसिंग हो रही है ना, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड लेवल्स होते हैं ग्लोबल टारगेट के, उससे बिलो ही चल रही है। एक फंडिंग का गैप हो रहा है, स्पेशली जैसे माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अभी आप खुद ही देख लो ना, इतने सारे इंडिया के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है ना, तो माल न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत लार्ज इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया की कुछ फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स जो है, इंडिया अपने टारगेट्स मिस करेगा। ठीक है, स्टंटिंग के, अनीमिया के, ओवरवेट के, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। स्टंटेड और वेस्टेड की बात करते हैं, अगर इंडिया के अंदर 37.9% जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो स्टंटेड हैं, और 5 साल से कम उम्र के ही 20% बच्चे जो वेस्टेड हैं। कंपेयर अगर एशिया के करते हैं एवरेज, तो वो 22.7 है और 9.4, 22.7 जो है वो स्टंटेड का है और 9.4 जो है वो वेस्टेड का है। तो इंडिया एशिया के एवरेज से भी नीचे चल रहा है अभी। इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत एविडेंट हैं स्टंटिंग के लिए।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 10% हायर है रूरल एरियाज़ के अंदर, अर्बन एरिया से ज़्यादा। अंडर वेट की बात करते हैं तो 2000 से लेकर 2016 तक जो रेट था अंडर वेट का वो डिक्रीज़ हुआ है 66% के आसपास। बॉयज़ के अंदर 58% और गर्ल्स के अंदर 54% से लेके 50% तक। तो बॉयज़ में होता 60 से 58 अंडर वेट और गर्ल्स के अंदर 54 से 50% तक ये डिक्रीमेंट हुआ है। ओवरवेट की बात करते हैं तो एज ऑफ 2015 जो नेशनल प्रेवलेंस है अंडर 5 जो ओवरवेटिंग है 2.4% की, वो स्लाइटली इंक्रीज़ होती देखी गई है 1.9% के हिसाब से 2006 से लेके अब तक। अडल्ट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें भी माल न्यूट्रिशन का बर्डन है। 51% वुमेन हैं जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं, उनको एनीमिया है। 9.1% अडल्ट हैं, उनको डायबिटीज़ है, जो कि वीमेन के अंदर 8.3% है। अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो 5.1% वीमेन को ओबेसिटी है, 2.7 मेन को ओबेसिटी है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, वो क्या है? उन्होंने कहा कि कंट्रीज़ को अपने गोल्स, अपने टारगेट्स की तरफ कमिटेड होना चाहिए, ठीक है। रूटीनली उनको डेटा कलेक्ट करते रहना चाहिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, स्पेशली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि हेल्दी डाइट को सपोर्ट किया जा सके। एसेंशियल न्यूट्रिशन सर्विसेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ स्टैंडर्ड पैकेज वगैरह बनाकर हेल्थ केयर सर्विसेज के, जो कि यूनिवर्सली सभी को अवेलेबल हों। नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, यानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का कोर्स होता है ना, बीएससी का होता है आई थिंक वो। तो वो सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, न्यूट्रिशंस और डाइटिशियन वगैरह, इन सबको ज़्यादा इंक्लूड, प्रोफेशनल्स को ज़्यादा लाने की ज़रूरत है फील्ड में। न्यूट्रिशन केयर के फाइनेंसिंग जो है उसको स्केल करने की ज़रूरत है, यानी बढ़ाने की ज़रूरत है, सस्टेन करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान इस तरह के अपने हेल्दी डाइट को और लाइफ को पॉसिबली अचीव कर पाए, इन सब के ऊपर हमें फोकस करना है।